हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानालय। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें फिज़िक्स पढ़ने से पहले क्या क्या मतलब चीज़ें होती है जानने के लिए, ताकि हमारा जो फिज़िक्स है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जनरली होता क्या है, जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमें क्यों हम प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो डिराइवेशन है वो हम क्यों सोल्व नहीं कर पाते हैं। उसका पता है मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यही है कि हम मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। देखिए, फिज़िक्स अच्छे से करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमें एक्चुअली स्टार्टिंग से ही चाहिए होती है, जो हमें जो मैच होता है उसमें मिल जाती है। पर बहुत स्टूडेंट होते हैं जो मैथमेटिक्स चूज़ नहीं करते हैं, वो उनका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि उन्हें वो ज्योग्राफी ले लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को फिज़िक्स ज़्यादा मुश्किल होती है। और फिर जो मैथ्स लेते भी हैं उन्हें तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तो बहुत बाद में पढ़ाई पता चलता है। तो प्रॉब्लम होती है कि फ़िज़िक्स में पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत टीचर्स हैं जो कि वो पहले उन्हें ये मैथमेटिक्स नहीं सिखाते हैं और सीधा लेसन्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथमेटिक्स में तकलीफ़ है और उसकी वजह से वो फिज़िक्स नहीं सीख रहे हैं, उनके लिए ये है। तो यही बात है कि अगर आप ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर ये आप मैथमेटिक्स को अच्छे तरह से सीख लें तो इतना तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको फिज़िक्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, फिज़िक्स में दो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कैलकुलस और दूसरा है ये वेक्टर। देखिए, कैलकुलस जो है इसको ये अगर आप नहीं जानेंगे तो मोशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मोशन क्या ना, ऑल फिजिक्स मोशन, मतलब अभी तो स्टार्टिंग में आपको मोशन ही मिलेगा, या फिर मैं बोलूँ तो सारा ऑल फिजिक्स आपको हार्ड लगेगा। मतलब जितने भी आप लेवल तक पढ़ लो, आप 11 में हो, 12 में हो, या बीएससी कर रहे हो, कभी भी एमएससी कर लो, ये एंट्रेंस तो कोई भी निकलने वाली आपकी है नहीं। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में ये कैलकुलस पार्ट नहीं जानेंगे तो आप फिजिक्स का प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर ये वेक्टर, अगर आप वेक्टर नहीं करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो फिजिक्स के जो डिराइवेशंस होते हैं और प्रॉब्लम होते हैं वो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलस में दो पार्ट है, एक है डिफ्रेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक है, और वेक्टर तो इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसमें आज के वीडियो में बस आपको मैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वही सिखाने वाला हूँ। डेफिनेशन वगैरह ये सब मैं उतना नहीं बोलने वाला हूँ, पर हाँ मेन जो है एप्लीकेशन पार्ट वही मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको ये दो पार्ट आपको जैसे भी सीखना ही है, कैलकुलस और वेक्टर। और कैलकुलस में दो है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इतना श्योरिटी है कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या से, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली रिपीटेटिव डिवीज़न बोल सकते हैं, एक शॉर्ट मतलब टर्म में। ठीक है, इसका ये सब किसने दिया था हमें पता है? न्यूटन सर ने इसको दिया था हमें। देखिए, मैथमेटिक्स जो है उसको मेनली क्यों डेवलप किया गया था, फिजिसिस्ट जो होते हैं वो डेवलप किए थे, ताकि वो अच्छे से अपने थ्योरी को समझा सके। तो जब उन्हें तकलीफ लगती थी वो नए थ्योरी डेवलप कर लेते थे। तो यही है, वो न्यूटन सर ने इसको क्या डिफरेंशिएशन डेवलप किया था। ये क्या है, रिपीटेटिव डिवीजन करने का मेथड है। ठीक है, तो सबसे फॉर्मूला में आते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला में आने से पहले रुकिए, मैं आपको कुछ सिंबल्स कुछ बताता हूँ, पहले सुन लीजिए। ये देखिए डिफरेंशिएशन का सिंबल कैसा होता है। ठीक है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये जो एडिशन है, एडिशन का सिंबल क्या होता है, इस तरह का होता है। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का इस तरह का होता है। डिवीजन का इस तरह का, डिवाइड का इस तरह का। पर पता है इंटरेस्टिंग बात है कि सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसा होता है, हम ऐसे लिखते हैं, डी और नीचे में डी होगा। ठीक है, ऊपर भी डी नीचे भी डी, और यहाँ में ऐसा एक्स। ऐसा हो सकता है, ये डी और डी जो कॉमन होगा, यहाँ में जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज होते हैं। ठीक है, या फिर डी डी होगा, टी होगा,
आप कुछ भी लिख सकते हैं, डी डी यहाँ पे ए होगा, ABCD में अल्फ़ाबेट जो भी लगा लो, पर ये ऊपर डी नीचे डी होता है, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा होता है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, ये सिंबल को पढ़ना कैसे है। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए आपको, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, डी 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 ऑफ एक्स, या फिर ऐसा पढ़ सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये डी डी ऑफ एक्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये चीज़ डिफ्रेंशिएशन हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे वाई होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर वाई होता तो क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर इस तरह का है मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ, यहाँ में वाई है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, डी 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 इसको इस तरह से पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। देखिए ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया, ऊपर भी डी नीचे भी डी, साथ में एक अल्फ़ाबेट होगा जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिसका अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिंबल समझ में आ गया होगा और पढ़ना कैसे वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फास्ट फार्मूला होता है क्या, देखिए इस तरह का आपको मिल जाएगा किताब में, ठीक है। अगर ऊपर भी जो नीचे वेरिएबल एक एक्स है, ऊपर भी एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, सेम है, तो किसको कैसे पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब कैसे हुआ वो बाद में बताएंगे, पहले लेकिन इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले तो फार्मूलाज तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो याद करिए फार्मूलाज। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आंसर, 0। अच्छा यहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ पे वाई होता तब भी वही बात है, यहाँ पे टी ए बी सी डी कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर 1 2 3 कुछ भी नंबर ले लीजिए, या फिर एनी क्वांटिटी that does not depend on, यहाँ पे देखिए क्या है, x है ना, तो वो क्वांटिटी क्या पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, x पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, ये जब करेंगे तो ही एग्जाम्पल दूंगा, अभी ये फार्मूला लिख लीजिए पहले, ठीक है। ये 2 फार्मूला हो गए, आपको याद रखनी है। तीसरी फार्मूला है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अगर डी डी एक्स, अगर यहाँ पे y है, ठीक है, तो इसका आंसर भी ना इतना ही होगा, याद रखिए, क्योंकि इसको हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको आगे हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये y जो है इसका अगर एक्सटेंशन पता नहीं है तो ये इतना का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं मेन फार्मूला में, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो चौथा नंबर फार्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, x पावर n, देखो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रही है किसकी, एक फंक्शन है, ये क्या है, x पावर n एक फंक्शन है, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो रही है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, जो है n है ना, ये आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था आपको, रिपीटेटिव डिवीजन बोला था ना, क्यों बोला था, देखिए अगर आपका पावर मान लीजिए यहाँ पे 9 है, अगर आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या निकलेगा, x पावर 8, एक कम दी हो गया ना,
उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से ये जो पावर है ना एक बार कम हो जाता है, n-1। पहले n था, अब n से एक कम हो गया, कितना हो गया, n-1। उसी तरह यहाँ पे पहले 9 था, 9 से एक कम मतलब कितना होगा, 9-1 मतलब x⁻8। समझ में आ गया बात। तो इसलिए हम लोग इसको ये बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, ये जो था ये तो x नहीं था ना, ये तो x⁻n था, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले ये तो इतना आ जाएगा, फिर ये आएगा। पर मैंने तो फर्स्ट फार्मूला आपको बताया ही था कि ddx ऑफ ये क्या होता है, ddx डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो अभी आपका आंसर क्या हो गया, x⁻n-1। क्यों 1 होता है और क्यों ये आया, क्योंकि ये जो थी ना dd ऑफ x, ये तो फर्स्ट फार्मूला से 1 हो गई ना, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए सपोज ऐसा है, ddx यहाँ पे y⁻n है, ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों सेम नहीं है। तो अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेम होगा, n पहले आएगा, फिर y का पावर एक कमती हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर ये रह जाएगा dy/dx। अब हम इसको नहीं सोल्व कर सकते हैं, ये dy/dx ऐसा कैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये y को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो y होगा ना, y का कुछ वैल्यू होता होगा ऐसा, y इक्वल टू कुछ x इन टर्म्स ऑफ x होगा, 2x² ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये y का मतलब क्या आता है, फंक्शन ऑफ x, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर y एक कांस्टेंट होता तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये सब जब प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो अभी तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक और मैं लिखता हूँ आप लोग के लिए। ये तो फॉर्मूला इससे ही मैंने एक्सटेंड करके बनाया है। तो ये देखिए x है और यहाँ पे मान लीजिए x⁻n है एक में, फिर प्लस दे के x⁻m है, ऐसा कुछ होगा। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, तो पहले बचपन में ही पढ़ा है आपने कि हम लोग पहले ब्रैकेट का सोल्व करना पड़ता है ना। तो ये तो सोल्व होने वाला है नहीं, आप दोनों को ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए, आपको ब्रैकेट तोड़ देना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कैसे टूटता है, ये हो गया, पहले इसका साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, तो x⁻n फिर प्लस, फिर अभी इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या होगा ddx ऑफ x⁻m। अब ये देखिए ये तो यही वाला स्टफ हो गया ना, ये सेम वाला हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सिंपल है, n आ जाएगा, फिर x(n-1), फिर प्लस, फिर m आ जाएगा इसका, और x(m-1). मैं ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका तो रिजल्ट जो था ये निकला था ना हम लोग को, ये सब करके हम लोग को क्या मिला, ये मिला था लास्ट में, तो वही लिखूँगा, ठीक है। अब आप लोग का मन में आ रहा सर ये कहाँ से आ गया, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2 × 3 करने से कितना निकलता है, 6। तो अब हमको पूछेंगे सर ये 6 कैसे आ गया, तो बता सकते हैं कि ये मैंने 2 को 3 बार प्लस किया है तो 6 निकला। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस करने से क्यों 6 निकलता है, तो यही बात है कि एक्सप्लेन करते जाएंगे तो इसको लास्ट में क्या हम लोग उसको मिला रहे हैं ना। 2 मतलब क्या है, बच्चे के जैसा समझाते हैं, 2 का मतलब 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है। उसी तरह ये डिफ्रेंशिएशन है, एक्चुअली क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स को सॉर्ट करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं न्यूटन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। अब उन्होंने इतना सारा बड़ा चीज़ को, ये जो इसका जो कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ा है, उसको सॉर्ट करके इन्होंने एक फार्मूला बना दिया, ठीक है। अब देखिए अब ये फार्मूला को हमें याद करना ही पड़ेगा। अगर आप हमको पूछेंगे सर हमको इसका ये टोटल डिराइवेशन चाहिए, तो मुश्किल है क्योंकि वो एक पूरा ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, उसको करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और आप लोग को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको बस यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको लगता होगा कि ये बनाना क्या इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला से इंपॉर्टेंट है। हाँ, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं आपको, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला, a⁻n × a⁻m क्या होता है, n + m होता है, ठीक है। तो आप लोग हमको पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ये तो फार्मूला का मतलब क्या होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में आप जो करके निकाल रहे हैं आंसर, सेम अगर वही चीज़ अगर फिर ये राइट हैंड साइड में जो है वो करते हैं तो हमको आंसर दोनों सेम मिलता है। एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 है, मान लीजिए 2 का पावर
1000, अच्छा कितना लिखूँ, अच्छा मान लीजिए 1000 लिख देता हूँ, ठीक है, इनटू, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 का पावर -999, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करने जाते तो क्या होगा हम लोग का, 2 को हमको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको 1 लिख के फिर इसको डिवाइड, 2 को कितना पावर 999 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है, जो पॉसिबल है नहीं, पर इसका जो रिजल्ट निकलेगा, अभी इसको सोल्व करना, तो हम इसको सोल्व करना क्या हो गया हम लोग के लिए, सोल्व करना एकदम इम्पॉसिबल बराबर हो गया, ठीक है। पर अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ लिखूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर फॉर्मूला में क्या है n + m है ना, तो करते हैं उसको, ठीक है। 2 होगा, n का जगह में क्या आएगा 1000, फिर प्लस और ये -999 आ गया, तो कितना हुआ आंसर, 2 का पावर 1 हुआ, आंसर क्या निकला 2। देखिए फॉर्मूला यूज़ करने से हम इसको सोल्व कर पाए ना, अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा था, इसको सोल्व करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होना था। उसी तरह अगर ये चीज़ को अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है ना, मतलब रिपीटेटिव डिवीजन करना है इसको, तो जो कि करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर ये फार्मूला को यूज़ कर लेंगे तो हम लोग को सेम आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसीलिए ये पूरा का पूरा कैलकुलस न्यूटन ने डेवलप किया था, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे आपको ये फार्मूला समझ में आई होगी, तो इसको याद रखना है कि अगर ऐसा है तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। और ये आया कैसे, जब ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आपको ये मिला है, ठीक है, ऐसे नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे डी गायब हो गया ना, ये जो था ये ख़त्म हो गया, ये जब इसका ऊपर ऑपरेट किया है तो आपको ये रिजल्ट दिया है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की ओर। ठीक है, अब देखिए कितना नंबर था, शायद 5 लिखे थे शायद मैंने, 6, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रही है x है, यहाँ पे एक इस तरह का है मान लीजिए, ठीक है। ये जो a है कांस्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ऐसा केस में क्या करना है हम लोग को, ये a को बाहर लाना है, ठीक है। a बाहर आ जाती है, याद रखना क्या होता है, a बाहर आ जाएगी तो बचेगा ये, ठीक है। याद रखो कि ये a जो है ना भाई, ये a है, ये क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब तो मैंने थोड़ा पहले आपको अच्छे से समझा दिया, एक नंबर होगा या फिर x के ऊपर ना डिपेंड करने वाला कोई क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब तो ये जो पहला था ये तो आराम से आपको पता ही है, ये तो क्या है n आएगा, फिर x पावर n-1, ठीक है, और dx/dx आने वाली है, वो तो क्या हो गई 1 ही हो गए। तो देखिए मैं अपना बताता हूँ, जब मैं हायर सेकेंडरी में था ना तो मुझे एक कन्फ्यूजन थी, ये फॉर्मूला है ना, ये दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, प्लस या माइनस या इंटू या डिवाइड, क्या आएगा नहीं पता था हमको। तो जब प्रॉब्लम करते थे ना तो गलत हो जाती थी, तो या मैं बता देता हूँ क्या होगा, यहाँ पे इंटू होने वाली है, क्या होने वाली है इंटू, ठीक है। ए आएगी, ए निकल के आएगी, और ये ऊपर का जो पावर है एन जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, और एक लिखता हूँ, सेम ही फॉर्मूला है, बस आपको समझाने के लिए फिर से लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे y पावर n है तो क्या होता, तो यहाँ पे a निकल के आती, ddf ऑफ क्या होगा x ऑफ y, y पावर n होगा, फिर a आएगा इंटू n y n-1, और यहाँ पे जो है क्या होगा, ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन y का रह जाएगा, क्यों, ये तो x नहीं थी ना, ओ वेरी सॉरी, यहाँ पे मुझे x लिखना है, ये x है और ये y है, तो ये सेम नहीं है, तो ये 1 नहीं होगी, ऐसे की ऐसे रह जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा y का वैल्यू दिया होगा कि वो एक फंक्शन x है, उसका फंक्शन दिया होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा y = 2x स्क्वायर प्लस 3x, कुछ ऐसा दिया होगा, तो उसको पुट करके फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। पर जब तक ना दिया हो, इन टर्म्स ऑफ x ना हो, तो ऐसे ही रखनी है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये जितना मैंने फॉर्मूला लिखाया है। तो क्वेश्चन किसके ऊपर होगा, देखिए फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया ddf ऑफ x, और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो अब बोलिए क्या होगा इसका, 2 क्या है, 2 तो एक कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, समझ में आया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, dd ऑफ x, और यहाँ पे x पावर 3 है,
ठीक है, ऐसा है। तो इसका क्या होगा, देखिए ये जो 3 है ना, ये उतर के आ गया, ठीक है। पहले 3n था ना, ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये किससे मिलता जुलता है, इस तरह का है कि नहीं है, देखिए x पावर n की तरह है कि नहीं है। तो अगर ऐसा था तो आपको क्या लिखना था, n आएगा x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ 3 पहले आया, n की जगह में क्या है, ये 3 है ना, तो 3 को आएगा, ठीक है, 3 आएगा, फिर क्या है, फिर x आएगी, फिर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। तो सॉल्व कीजिए, 3x स्क्वायर, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये कहाँ यूज़ होगा, अगर आप ऑलरेडी 11 का थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या फिर आप 12 में है तो आपको ऐसा मिलता होगा ना कहीं पे। देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, दिया रहता है क्वेश्चन में, दिया रहता है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t या कुछ दिया रहता है, ठीक है। और बोलते हैं फाइंड वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, फाइंड वेलोसिटी। तो ठीक है, वेलोसिटी तो आपको नहीं आता करना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx/dt। ये सब पढ़ाऊँगा बाद में, पहले इसे अभी बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये बात उसको ही समझ में आएगी जिसने 11 पढ़ ली है या 11 का जिसने थोड़ा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, नहीं एकदम फ्रेशर्स है उनको समझ में नहीं आएगा। फिर भी देख लीजिए, अब x का वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको डाल दीजिए। यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, ऊपर लिखता हूँ। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू dx/dt। ये dx/dt बोलना गलत होता है एक्चुअली, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t बोलना चाहिए, पर शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ कभी भी, पर गलत है ये। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कैसे, x का वैल्यू डाल दीजिए 2t स्क्वायर प्लस 3t। उसके बाद में क्या होगा, ब्रैकेट है, मैंने सिखाया था ब्रैकेट तोड़ना है आपको, ठीक है। यही सब के वजह से मैंने सिखाया था आपको ब्रैकेट तोड़ना है। ये सब फार्मूला जो मैंने अलग अलग से बना दिया, मैंने इसीलिए बना दिया था ताकि जब आप इसको सोल्व करें ना, ऐसा क्वेश्चन जब आपको कोई डर ना लगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कांस्टेंट ये बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, फिर ये टी स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पे ये 3 आ गया और dt/dt रह गया। तो ये देखिए ये जो है ना, ये किसकी तरह है, ये इसकी तरह नहीं है, x पावर n की तरह। हाँ, यहाँ पे x की जगह में t है और n की जगह 2 है। तो यही चीज़ हमको करनी है, डिफ्रेंशिएशन करने से क्या होगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे उतर के आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या आता था, फिर आता था हम लोग के पास t और ये 2 माइनस 1 होगा, पहले n माइनस 1 था, अभी क्या हुआ 2 माइनस 1। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो इसको फिर से dt/dt लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पता ही है ना dx/dx 1 होता है, तो dt/dt भी 1 ही होगी, ठीक है। ये 3 हो गया और ये dt/dt क्या हो गया, सॉरी ये dt/dt क्या 1 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4t 2 माइनस 1 1 हो गया प्लस 3, तो वेलोसिटी आपकी ये हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरत है डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया होगा तो अभी कोई बात नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होती है, और हमें कितनी ज़रूरत होती है, इतनी कि इसके बिना हम फिजिक्स समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं तो फिर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए सपोज मैं ले रहा हूँ कि ऐसा एक फंक्शन है ddx और यहाँ पे x पावर 3 है प्लस यहाँ पे x पावर 5 है, ठीक है। तो देखिए अभी ये आप दो तो प्लस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, ये से ddx, पहले ये x, पहले ये एक बार इसके साथ होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर ये एक बार इसके साथ, तो प्लस आएगा, यहाँ पे जो प्लस है ये प्लस आएगा, फिर ddx x पावर 5। अब देखिए ये जो है ये टोटल इस तरह का नहीं है, ddx ऑफ x पावर n, ऐसा है कि नहीं है। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, फिर x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 3 है, n की जगह 3 है, फिर यहाँ पे x आएगा 3 माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 आएगा, फिर x, फिर 5 माइनस 1, सही है। अब क्या होगा, x यहाँ पे ये 3 का 3 रहेगा, 3 माइनस 1 2 प्लस 5 x पावर, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 होगा 4। तो ये आपका ये फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए इसको। अब ये 4, सपोज यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई नंबर है 2 है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस 3 है,
ठीक है। तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, पहले तो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 का 2 यहाँ पे रहेगा और ये 3 यहाँ पे है, ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक ज़्यादा स्टेप लिखनी है हमको, क्या करनी है देखिए। सबसे पहले ये अगर ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे a x पावर n, तो क्या करते हैं आप, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल के आता, a इस तरह का होता है या नहीं होता, तो वही करेंगे यहाँ पे। 2 को पहले बाहर लेके आएंगे, फिर डी डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस 3 बाहर निकल के आएगा, डी डी एक्स एक्स पावर 5। अब इसको करते हैं, तो इसके बाद क्या होता, ये जो a था इसके साथ ये n इंटू होता है और फिर n-1, क्योंकि ये जो टोटल है ये बिल्कुल इसका रिजल्ट ये था कि नहीं था, सही है। तो देखिए वही करते हैं, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे x 3-1, फिर प्लस, फिर ये 3 है, फिर इंटू 5, फिर x 5-1, तो कितना होगा 3 2 6, x 2 प्लस 3 5 15, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा। अब मान लीजिए एक पल के लिए कि यहाँ पे क्या होता, ये जो x है इसके जगह पे क्या होता, a आता, ठीक है। तो अब तो ये यहाँ पे फंक्शन x है, यहाँ पे a है, तो दोनों अलग है, तो क्या होता, तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस a लिखना है हम लोग को, यहाँ पे a, ये तो सेम का सेम रहता है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये भी बाहर निकल के आ गया। बस यहाँ पे एक डिफरेंस आता कि यहाँ पे ये रह जाता, dx/da रह जाता, क्यों, पहले जो था यहाँ पे फॉर्मूला में आपको याद होगा, यहाँ पे एक dx/dx होता था जो कि 1 हो जाता था, ठीक है। पर ये तो dx/dx नहीं है, ये dx/da है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू a है, तो ये 1 नहीं होती, ये ऐसी की ऐसी रह जाएगी। यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके आंसर में ये आता, ये टर्म एक एक्स्ट्रा रह जाती, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक डिफरेंशिएशन समझ में आया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बाय।